हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिक्स के करीब 13 से 14 पार्ट ऑलरेडी करा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा। और बाकी जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साख नियंत्रण की विधियाँ और उससे जुड़े जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी संस्था की स्थापना कब की गई थी, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, साख नियंत्रण की विधियाँ। साख का नियंत्रण करता है, आप सभी को पता होगा कि आरबीआई ही नियंत्रण करता है। तो इसको दो तरह से नियंत्रण किया जाता है। एक तो होता है परिणात्मक विधियों के द्वारा, एक होता है गुणात्मक विधियों के द्वारा। परिणात्मक विधियों में क्या क्या आता है? एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से साख नियंत्रण की कौन सी विधि नहीं है, कौन सी विधि है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की दोनों विधियाँ अपने अपने तरफ पे दी गई हैं। यानी इधर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि परिणात्मक विधियाँ कौन सी और इधर गुणात्मक विधियाँ दी गई हैं। तो बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तरल कोषानुपात में परिवर्तन, रेपो रेट के द्वारा और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से वैधानिक तरलता अनुपात, यानी हर तरह के चीज़ों से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नियंत्रित किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे गुणात्मक विधियों में भी देखेंगे तो चयनित साख नियंत्रण, विभिन्न ब्याज तथा कटौती दरों के द्वारा मतलब ये भी एक गुणात्मक विधि है जो कि साख को नियंत्रित करने की। तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको मतलब सोचना नहीं है, बस ध्यान रखिए कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। राइट, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा साख नियंत्रण की जाती है या फिर कौन सी विधि नहीं है। तो अगर नाम थोड़ा सा आप याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा और ऑप्शंस को आप आसानी से छाट सकते हो। राइट, अब इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि आरबीआई कब से साख नियंत्रण के एक प्रभावी उपाय के रूप में चयनात्मक साख नियंत्रण को प्रस्तुत करता आ रहा है। तो चयनात्मक जो साख नियंत्रण है इसको प्रस्तुत करता है 1956 से। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम से कम प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाता है। तो करीब 40%, ठीक है, 40%। बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराए गए ऋण प्रतिशत का कितना भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाता है? तो 18% भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे 2 पॉइंट और है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आता है जो कि हमें बार बार देखने को मिलता है पेपर में। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? तो ट्रेजरी बिल बनाता कौन है? तो ये आरबीआई ही बनाता है। ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? तो 1917 में निर्गत किया गया था। गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? ये कई बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, पूछा जाता है। गिल्ड एंड बाजार जो है संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखानुवर्ष क्या होता है? तो लेखा वर्ष जो होता है इनका 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष, लेकिन लेखा वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉल मनी मार्केट जो है, कॉल मनी मार्केट जो कि अत्यल्प अवधि वाले फंड का बाजार होता है, में क्या होता है कि ऋण देने एवं लेने की अवधि 1 दिन से 14 दिन तक की होती है और बाजार दर फंड की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। तो ये थोड़ा सा नया टर्म देख रहा है, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है। इसमें जो लेन देन होता है इसकी अवधि 1 से 14 दिन तक ही होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ट्रेजरी बिल्स जो होता है, ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के लिए निर्गमित की जाने वाली अत्यल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं जिसके माध्यम से सरकार ऋण लेती है। यह 2 प्रकार की है। प्रथम जो होता है वो नीलामी ट्रेजरी बिल जो कि आरबीआई द्वारा 91 एवं 364 दिन के लिए, यानी ध्यान रखिएगा 91 एवं 364 दिन के निर्गमित की जाती है। और दूसरी जो होता है वो एडहॉक ट्रेजरी बिल होता है। यह अत्यंत अस्थायी प्रतिभूति जो आरबीआई के नाम से ही निर्गमित होती है, लेकिन 97-98 से इसको बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रमी की नई योजना लागू की गई थी। इतना ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये याद रखिए कि सरकार के लिए आरबीआई द्वारा 14 से 180 दिनों की ट्रेजरी बिल भी जारी की जाती है।
यानी ये भी एक जो टाइम पीरियड है इसके अंतर्गत भी ट्रेजरी बिल जारी की जाती है। बस सिंपल सा एक चीज़ याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस पूछा था मैं आपको बता दूं कि ट्रेजरी बिल जारी करता कौन है, ये आरबीआई करता है। बस यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल से तात्पर्य ऐसी दुकानों, वाणिज्य संस्थानों एवं पेट्रोल पंपों आदि से है जहां खरीदारी करके बैंक के डेबिट कार्ड को स्वाइप करके भुगतान करने की सुविधा है। आईसीआईसीआई ने ऐसी दुकानों, प्रतिष्ठानों से एक दिन में अधिकतम 1,000 रुपये तक की नकदी निकासी की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान की है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। उसी तरह से पॉइंट ऑफ सेल के अंतर्गत एक पॉइंट और यहाँ पे आप देख पाएंगे, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल से नगद धन निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी पिछले वर्ष 2010 में ही प्रदान की थी तथा यह सुविधा उपलब्ध कराना या न कराना बैंकों के ऊपर छोड़ दिया गया। यानी आरबीआई ने तो ये ऐसा प्रस्ताव दे दिया था 2010 में ही, लेकिन अब बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने ग्राहकों को ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि नहीं कराते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, अब दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है हमारा, एक तो होता है रेपो दर और एक होता है रिवर्स रेपो दर, आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? तो अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ओवरनाइट हेतु भी जिस ब्याज दर पर, ध्यान दीजिएगा, जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नगद ऋण प्राप्त करती है। यानी सिंपल सा भाषा में ये अगर हम समझें, जो कमर्शियल बैंक होती हैं, मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक में सबसे वाणिज्य बैंक सबसे अच्छा मतलब सबसे बड़ा बैंक कौन माना जाता है? एसबीआई। अगर एसबीआई आरबीआई से ऋण लेता है, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नगदी ऋण प्राप्त करते हैं, उसे रेपो दर कहलाती है। यानी जिस रेट पर वो लेगा उसे रेपो दर कहते हैं, अर्थात बाजार में नगदी डालने की क्रिया को रेपो कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट इसका अपोजिट होता है, यानी कि जब अगर वाणिज्य बैंक से आरबीआई लेता है तो वहाँ पे रिवर्स रेपो दर होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि रिवर्स रेपो दर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अल्पकालिक अवधि होता है, मतलब दीर्घकालिक नहीं होता, अल्पकालिक होता है। रिवर्स रेपो दर में अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा, ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर के नाम से जानते हैं। अर्थात तरलता अवशोषण एवं रुपए की बाजार से निकासी को रिवर्स रेपो कहेंगे। बस इतना ही समझना है। अब इसमें आप ज़्यादा पढ़ करके अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बस ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, एग्ज़ाम्स में जाने से पहले आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों याद करके जाइएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल ये 13, 14, 15, 16 इस तरह से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एग्ज़ाम्स देने जाए उस वक्त का क्या रेट चल रहा है उस रेट को ध्यान में रख करके जाएंगे। ठीक है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो अभी जस्ट हमने बात की कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक आपका होता है एसबीआई। कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा एसबीआई है। नाबार्ड ने किस बैंक को स्वयं सहायता प्रणयन संस्था का दर्जा दिया है? तो भारतीय स्टेट बैंक को। ठीक है, नाबार्ड। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो स्टेट बैंक ही था। फ्रांस की कार्डिफ एसए के साथ गठबंधनात्मक सहयोग से, जो कि जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक आपका ये बना था। भारत में कितने विदेशी बैंक हैं और किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखा स्थित है? तो भारत में अगर विदेशी बैंकों की बात करें तो 43, और ये डाटा 2010-11 तक के ही है, अभी फ़िलहाल और ज़्यादा हो चुके हैं। तो किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं? तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विदेशों में किस भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं। अब जो कि और भी थोड़ा सा डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बढ़ चुका है। आप इस एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये पुराना डाटा हमें मिला है। ठीक है, नए डाटा में थोड़ा सा सुधार होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल की बात करें तो अलग अलग देशों में एसबीआई ने अपना जो कि शाखाएं खोली हैं, जैसे कि चीन में, श्रीलंका में। तो इस तरह से देखा जाए तो और भी हमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा कि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना। ये अच्छा प्रश्न है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक ने कब लागू किया था? तो 14 जून 1995 को। 14 जून 1995 को, ये अच्छे से याद रखना आपको। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1995 में 14 जून को।
अब एक आता है कि ये हुए देख सकते हैं कि लेवरेज अनुपात क्या होता है। तो लेवरेज अनुपात के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बैंकों का ऋण संपत्ति अनुपात लेवरेज अनुपात है। इस अनुपात के अधिक होने से बैंक की ब्याज देयता अधिक होती है। तो बस ये आपका एग्जाम्स में पूछेगा कि लिवरेज अनुपात क्या होता है, तो वहाँ पे ये लाइन आपको बस ऑप्शंस में ढूंढना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भारत की प्रमुख जो वित्तीय संस्थान है उनकी स्थापना वर्ष कब कब की गई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में चल करके 1955 में यही जा कर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था। यानी भारतीय स्टेट बैंक जो है एसबीआई जो है वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना 1935 में की गई, ये याद रखेंगे। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, लेकिन स्थापना 1935 में यंग हिल्टन कमीशन जो है इसकी सिफारिश पर की गई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में 1 जनवरी 1949। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में होता है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम यानी आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जनवरी 1955 में। और एलआईसी जो होता है वो आपका 56 होता है, एलआईसी 56 होता है, इसे भी याद रखेंगे, एलआईसी 56 होता है। भारतीय स्टेट बैंक जो है फिर से आपका आ जाता है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। अब इसके बाद आता है हमारा यूटीआई। यूटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखने को मिलता रहता है यूटीआई। ठीक है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964, 1 फरवरी 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ये आपका 1964 में इसकी स्थापना भी। और इसके बाद आता है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, 12 जुलाई 1982 को। और अगर हम सेबी की बात करें, सेबी, तो ये आपका 1988 में हुआ, लेकिन अगर हम मान देखें कि औपचारिक रूप से इसका जो गठन हुआ वो 1992 में हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि आईआरबीआई जो है आपका भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985 को इसका स्थापना हुआ। सिडबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में, जिसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है लखनऊ में स्थित है, इसका मुख्यालय लखनऊ में, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक जो एग्जिम बैंक है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की जो स्थापना की गई थी वो जनवरी 1982 को किया गया था, जनवरी 1982 को। एलआईसी मैंने आपको बता दिया, ये आपका 1956 में, सितंबर 1956। जीआईसी जो होता है भारतीय साधारण बीमा निगम, ये 1972 में हुआ। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 को हुआ, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक्स के अगर हम बात करें तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक्स हो तो आप नीचे टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।